नमस्कार बच्चों, जय हिंद। मैं आप सभी बच्चों का अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम मैथ्स के NCERTs को सॉल्व कर रहे हैं। अभी ये लेक्चर हमारा रहेगा क्लास 11th की मैथ्स की सॉल्व करने का। तो जिसमें हम 11th क्लास में हमने चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर को उठाया, चैप्टर नंबर 9। और इससे पहले मैं 2 लेक्चर्स डाल चुका हूँ जिसमें हम एक्सरसाइज 9.1 तक ख़त्म कर चुके हैं। तो अब आगे का आपको इस लेक्चर में मिलेगा। आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अन्यथा आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, अच्छा, इसी के साथ पैरेलली मैं 10th क्लास की NCERTs को सॉल्व करा रहा हूँ। तो आपके जूनियर्स जो भी हों, आप मीन्स आप जिसकी मदद कर सकते हो आप उनको शेयर करिए, आप उनको बताइए इस चैनल के बारे में, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि काफ़ी बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट डाउन रहता है। तो मैं यहाँ पर काफ़ी डिटेल सॉल्यूशन लेके चल रहा हूँ, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन लेके चल रहा हूँ, जिससे कि हर उस बच्चे को देखते हुए समझा रहा हूँ जिसका मैथ्स में जिसका मन नहीं लगता है, तो उनको भी समझ में आएगा, वो ट्राई करें एक बार। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अपने साथ के फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने जूनियर्स में, 10th क्लास वाले बच्चों। अच्छा, टाइम मिलेगा तो आगे 9th के भी वीडियो आएंगे और नेक्स्ट ईयर या इसी ईयर हो सका तो 12th के भी वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे। तो बने रहें इस चैनल पर। आपको यहाँ मैथ्स एकदम आसान बनाई जाएगी आपकी मैथ्स इस चैनल पर। आपको बिल्कुल सिंपल लगेगी मैथ्स, इतना सिंपल बनाया जाएगा। अच्छा, तो हम एक्सरसाइज 9.1 तक कर चुके थे और एक्सरसाइज 9.2 को करने से पहले आपको एक टॉपिक समझना है, AP मीन्स जिसे आप बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, ये AP वाला टॉपिक आपने 10th क्लास में पढ़ा है, आप बच्चों ने 10th क्लास में पढ़ा है AP वाला टॉपिक। लेकिन अब ये AP वाला टॉपिक अब वो पहले जैसा नहीं रहेगा। मीन्स अब पहले तक आपने सिंपल था, अभी इसमें कुछ एक्स्ट्रा हाई लेवल का हो जाएगा थोड़ा सा। मीन्स अब 10th से 11th में आए हो तो टॉपिक का नेम वही है, तो कहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ वही सेम रहेगा, थोड़ा सा अपग्रेड होगा। मीन्स क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अपग्रेड रहेगा, फॉर्मूले सब वही रहेंगे, सारे फॉर्मूले वही यूज में आने वाले हैं। अच्छा, तो क्लास 10th में जब आपने पढ़ा था तो AP नाम से चैप्टर था, अरिथमेटिक नाम से। लेकिन ये 11th में आपका चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। मीन्स AP के अलावा, मीन्स ये AP क्या है, एक प्रकार का सीक्वेंस है, एक प्रकार का सीक्वेंस है। AP इज वन काइंड ऑफ सीक्वेंस। अच्छा, सीक्वेंस का और कोई टाइप, मैंने कहा इससे आगे आने वाली एक्सरसाइज जो होगी ना वो GP की होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको AP पढ़ना है, GP पढ़ना है। अच्छा, इसके अलावा इसके बिसाइड आप एक और सीक्वेंस होता है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन, HP। लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो भी होता है। अच्छा, आप लोगों को वो भी सीखना हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ये चैप्टर ओवर होते ही मीन्स आप AP सीखे, फिर उसके बाद GP सीखे। फिर यदि आपका इंटरेस्ट बढ़ता है कि हाँ मैथ्स में काफ़ी मज़ा आ रहा है, मैथ्स सॉल्व करके आपके अंदर से गूज बम्स से उठ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ मैथ्स काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान बनाई जाएगी, आपको इस चैनल पे मैथ्स के क्वेश्चंस काफ़ी आसान बनाए जाएंगे। तो यदि आपकी डिमांड होगी तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। इस चैप्टर के ओवर होते ही HP भी आपको सिखाया जाएगा, मीन्स एक ओवरव्यू दिया जाएगा आपको HP के बारे में। ओके, तो AP। अच्छा, ये 10th क्लास में सीखा है आपने, मीन्स आप थोड़ा बहुत तो जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा बहुत क्या, आप काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बेसिक करा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा कि AP है क्या है, AP के रूल्स क्या हैं, AP में क्या क्या होता है। ठीक है, सारे फॉर्मूलेज आपको बताए जाएंगे। अच्छा, एक सीक्वेंस मीन्स AP इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सीक्वेंस, AP इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सीक्वेंस। लेकिन अब कैसा सीक्वेंस, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, मैंने कहा 2 4 6 8 10। सर 2 की टेबल दिखा रहे हो क्या? मैंने कहा वो मेरा इरादा नहीं है, वो आप जानते हैं। मीन्स डैश 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 डैश। ओके, मीन्स अब देखिए ये जो होते हैं ना 2 4 6 8, अब ये आप पिछली एक्सरसाइज में भी सीखे थे। सर जो पहला टर्म होता है उसको आप A1 लिखते हैं, सेकंड टर्म को A2 लिखते हैं, थर्ड टर्म A3 होता है, फोर्थ टर्म A4 होता है, ये फिफ्थ टर्म A5 होता है। ऐसे ही करके कहीं बीच में nth टर्म कोई होगा, कोई nth टर्म होगा।
ए एन मीन्स nth टर्म मीन्स जनरल टर्म, ऐसे ही डैश 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 डैश। अच्छा, इस सीक्वेंस की एक विशेषता है, क्या विशेषता है कि सर दो टर्म्स के बीच का गैप सेम है। कितना गैप है? मैंने कहा 2 का गैप है, 2 का। कितना गैप है? 2 का गैप है। कितना गैप है? 2 का गैप है। यहाँ कितना गैप है? 2 का गैप है। यहाँ भी कितना गैप होगा? आगे भी जितने टर्म्स आएंगे उनमें कितना गैप है? 2 का गैप है। मीन्स आपका डिफरेंस सेम हो तो क्या होगा? आपका AP होगा। मीन्स एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कंटिन्यूस टर्म्स में बीच में आने वाला डिफरेंस सेम हो तो ऐसे सीक्वेंस को आप AP कहेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। मैंने कहा अच्छा ये इंक्रीजिंग AP था, मीन्स टर्म बढ़ते जा रहे हैं, वैल्यू बढ़ती जा रही है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, मीन्स ये इंक्रीजिंग AP है। अच्छा अब एक एग्जांपल लेते हैं डिक्रीजिंग AP का। मैंने कहा मान के चलिए 99, कॉमा नेक्स्ट टर्म में लिखता हूँ 95। अच्छा फिर नेक्स्ट टर्म में लिखता हूँ 91। ओके, आप लोग समझ रहे हैं ना? फिर नेक्स्ट टर्म में लिखता हूँ 87। ओके, नेक्स्ट टर्म 83। फिर आगे अब आप समझ गए होंगे मैं कितने का डिफरेंस ले रहा हूँ, तो आगे आने वाला टर्म आप बता देंगे 79। ओके, डैश 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 डैश। ओके, ये होता है A1, A2, A3, A4, A5, A6, ऐसे ही आगे A7, A8, A डैश, और n नंबर पे जो टर्म आएगा उसे आप कहते हैं AN। अच्छा कितने का गैप चल रहा है? आप कहेंगे 4 का चल रहा है। मैंने कहा नहीं, ये डिक्रीजिंग AP है, ये यहाँ -4 का गैप चल रहा है। मीन्स गैप तो 4 का चल रहा है लेकिन कॉमन डिफरेंस जो है वो -4 है। मीन्स -4 को आप ऐड कर रहे हैं, -4 को आप ऐड करें। एक्चुअली में 4 को तो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप सम के फॉर्म में लिखना चाहें, एडिशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो 99 प्लस माइनस का 4 आप ऐसे लिखेंगे, 99 प्लस माइनस का 4। अच्छा उसको भी बाद में समझते हैं, अभी माइनस प्लस वो बात की बात है। गैप कितने का चल रहा है? देखिए सर 4 का चल रहा है, 4 का चल रहा है, 4 का चल रहा है, 4 का चल रहा है। मीन्स सर एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कंटिन्यूस दो टर्म्स में आने वाला गैप जो है वो सेम हो, ऐसे सीक्वेंस को आप AP कहते हैं। दो कंटिन्यूस टर्म्स में होने वाला जो गैप है वो सेम हो, ऐसे सीक्वेंस को आप AP कहते हैं। क्या कहते हैं? AP कहते हैं। क्या कहते हैं? AP कहते हैं। अच्छा अब हम देखिए कुछ चीज़ें और समझते हैं। एक सीक्वेंस और ले लेते हैं, एक सिंपल सा। मैंने कहा 3, 8, आगे मैंने 5 का गैप लिया तो 13, 18, आगे 23, आगे 28। ओके, डैश 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 डैश। ओके, तो ये मैंने आपका एक सीक्वेंस लिया। अब आप समझ रहे हैं सर ये इंक्रीजिंग AP है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है क्योंकि टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं। आप सुनिए, ये आपका A1 था जिसको आप A से भी लिखते हैं, A डिनोट करते हैं A। चलो ये है A2, ये है A3, ये है A4, ये है A5 और ये है A6। मीन्स डैश 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 बीच में कहीं AN होगा। ओके, अच्छा अब थोड़ा सा इसके टर्म्स की ओर आ जाते हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं आपके। अच्छा ये जो आपने A लिखा ना वो होता है A, मीन्स A1। क्या वो कहते हैं उसे? आप फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। मेन सीक्वेंस में आने वाला जो पहला टर्म होगा उसे आप A से डिनोट करते हैं और उसे आप कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। अच्छा इन दो नंबर्स, दो कंटिन्यूस टर्म्स के बीच में होने वाला जो गैप होता है ना उसे आप D कहते हैं। क्या कहते हैं? D कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ओके, अच्छा अब ये D निकालते कैसे हैं? मैंने कहा D को निकालने का बस एक बेहद ही आसान तरीका होता है कि आप कोई भी दो कंटिन्यूस टर्म्स उठाइए। मैंने कहा A2, A3 उठा ले रहा हूँ मैं, A2, A3 उठा ले रहा हूँ, तो आपको बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म माइनस करना है। मीन्स D इज A3 माइनस A2। अच्छा यहाँ भी D सेम होगा, मीन्स D इज A2 माइनस A1। ओके, मीन्स बाद वाले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस करना है। तो D एक जनरल टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे? AN माइनस इससे पहले वाला टर्म मीन्स AN-1। ओके,
डी आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अच्छा अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर डी क्या चल रहा था, देखो बाद वाले टर्म में से पहला वाला माइनस करो, 95 में से 99 माइनस करो, डी कितना आया, डी आपका आया -4, कितना आया, -4। लेकिन यहाँ डी कितना चल रहा है, 4 में से 2 माइनस करो, 6 में से 4 माइनस करो, डी कितना आया आपका, डी आया 2, कितना आया 2। अब देखो डी जब पॉजिटिव था, डी जब पॉजिटिव था, 2 पॉजिटिव है प्लस का 2, तो ए पी आपकी इंक्रीजिंग थी, क्या थी, मीन्स इफ़, यहाँ की पॉइंट बना के लिख दो, इफ़ डी इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, देन ए पी इज इंक्रीजिंग, ओके। लेकिन यहाँ आपका डी माइनस में चल रहा था, देखिए 91 में से 95 माइनस करो, माइनस का 4, 87 में से 91 माइनस करो, माइनस का 4, 83 में से 87 माइनस करो, माइनस का 4, मीन्स डी कैसा है, -4। तो आपकी ए पी कहाँ चल रही है, ए पी घटती जा रही है, ए पी डिक्रीज होती जा रही है, ए पी कम होती जा रही है। तो इफ़, एक और आपको की पॉइंट मिल गया कि इफ़ डी इज स्मॉलर देन 0 देन ए पी इज डिक्रीज, देन ए पी इज डिक्रीजिंग, ओके। तो ए पी कैसी होगी, डिक्रीजिंग हुई पी होगी। अच्छा अब आप ए आप पहचान गए, डी आप पहचान गए, डी क्या होता है, डी आपने पहचान लिया कि डी क्या होता है। अच्छा ए एन और होता है एक, ए एन क्या होता है, जैसे आप जनरल टर्म बोलते हैं या फिर nth टर्म बोलते हैं, जनरल टर्म, या फिर आप जिसे nth टर्म बोलते हैं। अरे फर्स्ट टर्म A1 था तो आप बोलते हैं फर्स्ट टर्म, A2 था तो सेकंड टर्म, A3 था तो थर्ड टर्म, A4 था तो फोर्थ टर्म, वैसे ही AN होगा तो nth टर्म, क्या, nth टर्म, ओके। अच्छा एक L और होता है जिसे आप बोलते हैं लास्ट टर्म, क्या, लास्ट टर्म, ओके, ये होता है लास्ट टर्म। अच्छा अब इसे हम समझते हैं ज़रा, ए एन और एल को ज़रा समझते हैं। देखिए अब मैं एक छोटी सी एक ए पी कंसीडर कर रहा हूँ, एक और मैं एक ए पी लेता हूँ यहाँ पर, आप नोट्स साथ के साथ बनाते जाइएगा, मैं आपके नोट्स भी बनवा रहा हूँ, ऐसा मैं सिर्फ समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको नोट्स भी बनवा रहा हूँ, ये जो कुछ भी लिखा है ना वो आपके नोट्स के रूप में भी वर्क करेगा, ठीक है। मैंने 10th क्लास में भी ऐसे ही कराया और आगे भी जो कुछ कराऊंगा सब नोट्स की फॉर्म में ही कराऊंगा, मीन्स आपको नोट्स भी मिलेंगे और आपको फुल सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा अब क्या है, ऐसे मान के चलो मैंने एक ए पी ली, 3 7 11 15 डैश 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 डैश। अच्छा ये है सर। अच्छा एक और कुछ आगे नंबर्स लिख देता हूँ, 19 23 27 डैश 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 डैश। अब मैंने लगा दिया डैश 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 डैश, ओके। अब मैंने डैश 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 लगा दिया। अब आप ये जानते हैं सर ये क्या है, A1 है, जैसे आप ए भी लिखते हैं ए, ये क्या है A2 है मीन्स सेकंड टर्म, ये क्या है A3 है थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवन्थ टर्म, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे A8 A9 A10, एक nth टर्म मीन्स AN, ओके। अब आप समझ सर AP तो बन रहा है ना, चेक कर लो, 7 में से 3 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 15 में से 11 गया 4, मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है D कितना है 4 है, D कितना है 4 है, और पॉजिटिव D है ना, D इज ग्रेटर देन 0, इसीलिए आपकी AP इंक्रीजिंग है, AP इंक्रीजिंग है, AP इंक्रीजिंग है। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि देखिए सर A को हमने क्या लिखा, देखिए इसमें आपने क्या किया, A को आप A लिखेंगे, A1 को आपने क्या लिखा A। अब देखो 3 में 4 को प्लस किया, 3 में 4 को हमने प्लस किया तो आपको क्या मिला 7, मीन्स A2 को हमने फाइंड किया तो कैसे फाइंड किया, A में मीन्स 3A है आपका, A में आपने 4 को प्लस किया, 4 क्या है आपका D है, A में D को प्लस किया तो आपको A2 मिला। अब ऐसे ही A3 को देखिए, अब इस 11 को देखिए, 11 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 प्लस आपने एक बार 4 प्लस किया तो 7 आया, फिर से 4 प्लस किया तो आपका 11 आया, मीन्स 7 में आपने 4 प्लस किया तो आपका 11 आया, मीन्स स्टार्टिंग से करें तो 3 + 4 + 4, मीन्स A3 को आप कैसे लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस D प्लस D मीन्स 2D, ओके। ऐसे ही A4 को आप लिखेंगे
तो A4 में A प्लस 3D, A5 को आप लिखेंगे तो A प्लस 4D। मीन्स आपका जो टर्म चल रहा है ना उससे एक कम D टाइम्स ले रहे हैं, D टाइम्स एक कम। अच्छा, फोर्थ टर्म चल रहा है तो 3 टाइम्स D लिया, फिफ्थ टर्म चल रहा है तो 4 टाइम्स D लिया। मीन्स अगर मैं एक जनरल टर्म n की बात करूँ, nth टर्म की बात करूँ तो A प्लस मीन्स एक कम ले रही है ना, 5 फिफ्थ टर्म था तो 4D लिया, 4 टर्म था तो 3D लिया, थर्ड टर्म था तो 2D लिया। तो nth टर्म है तो n-1 एक कम D। ये क्या हो गया आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया। ओके, क्लियर है? इतना क्लियर है? अच्छा, अब बात आती है एल की। एल देखो, अब समझना जरा। इफ द गिवन एपी इज फाइनाइट। अब फाइनाइट से आप मतलब समझे? फाइनाइट से आप मतलब समझे? फाइनाइट से मतलब है कि उसके टर्म्स की गिनती आपको पता है। मीन्स उसके टर्म्स की गिनती आपको पता है कि इसमें 20 टर्म है, इस एपी में 20 टर्म है। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A20 तक है, A20 तक है। तो ऐसी एपी को आप क्या कहेंगे? फाइनाइट। आपने सीक्वेंस में सीखा था ना, इफ़ यू नो द मीन्स आपको टर्म्स की गिनती पता है तो आपका सीक्वेंस कैसा होगा? फाइनाइट सीक्वेंस। और अगर नहीं है तो आपका सीक्वेंस कैसा होगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो अगर एपी आपकी फाइनाइट है, द गिवन एपी इज फाइनाइट, तो देन यू कैन फाइंड लास्ट टर्म, देन यू कैन फाइंड लास्ट टर्म। लास्ट टर्म भाई फाइनाइट एपी है तो आपको पता है कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म उस केस में आप क्या करते हैं? उस केस में एल को ही nth टर्म मान लेते हैं। मीन्स एल इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। ओके, लेकिन इफ़ योर AP इज इनफाइनाइट, इफ द AP इज इनफाइनाइट, you can't find last term, you can't find L। ओके भाई, आपको पता ही नहीं है उसमें टर्म्स कितने हैं तो लास्ट टर्म कहाँ मिलेगा? आप नहीं फाइंड कर सकते। ओके, मीन्स इतना आपने समझ लिया। A क्लियर कर लिया, D क्लियर कर लिया, AN क्लियर कर लिया, L क्लियर कर लिया। ठीक है, AP आपकी फाइनाइट है तो आपको पता है नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं। AP इनफाइनाइट है, आपको नहीं पता है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं। या फिर यहाँ ऐसे मत लिखना देन यू कैन फाइंड लास्ट टर्म, यू कांट फाइंड L। ये तो मतलब एक अजीब सी बात हो जाती है। आप लिखिएगा इफ़ द गिवन AP इज फाइनाइट, if the given AP is finite, we know the number of terms, we can find the value of n। if the given AP is finite, we can find the value of n। क्या है? n क्या है यहाँ पर? n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ, नंबर ऑफ टर्म्स है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। अरे भाई 4D किया, ठीक है। n क्या है? A5, मतलब n क्या है? 5। तो 5 का मतलब क्या है? फिफ्थ टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इफ़ द गिवन AP इज फाइनाइट, द नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट। इफ द गिवन AP इज इनफाइनाइट, द नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट। अच्छा, अब हम चलते हैं। इतना तो अब आपने समझ लिया। ओके, ये आपने AN तक का फॉर्मूला समझ लिया है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, आपके AP के कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं जो आपको बुक्स में मिल जाएंगी, आपको बुक में मिल जाएंगी। देखो, आपको 4 प्रॉपर्टी दी गई हैं। 4 प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ अ कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन AP, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन AP। लिखा हुआ है इफ़ ए कांस्टेंट। अच्छा, आपकी पहली प्रॉपर्टी है, ये मैंने लिखी प्रॉपर्टीज ऑफ AP। ये सब आपको बुक में मिल जाएगा, आप सेल्फ रीडिंग कीजिएगा, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ AP बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, NCERT को ही बेस मान के चल रहा हूँ। अच्छा, कहा गया इफ़ अ कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन AP के प्रत्येक टर्म में आप एक कांस्टेंट को ऐड कर दीजिए तो द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन AP। और रिजल्टिंग सीक्वेंस भी कैसा आएगा? AP ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक AP लेता हूँ, मैंने कहा 2 है
8 है, 14 है, 20 है, 26 है, फिर 32 है, डैश 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 डैश। आपका यहाँ डी कितना आ रहा है? डी आपका कितना आ रहा है? आपका डी आया 8 में से 2 गया, आपका कितना आया 6। या फिर आप इन दो टर्म्स को लेके डी निकाल सकते हैं, मीन्स 14 में से 8 गया, कितना आया 6। या आप इन दो टर्म्स को डी लेके निकाल सकते हैं, क्या 20 में से 14 गया 6, मीन्स आपका डी कितना है 6 है। मीन्स ये आपकी ए पी है भाई, सभी टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो सीक्वेंस ए पी होगा। अब उसने कहा है कि यदि कोई एक कांस्टेंट को ऐड कर देंगे आप प्रत्येक टर्म में, ए पी के प्रत्येक टर्म में किसी कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस भी ए पी होगा, रिजल्टिंग सीक्वेंस भी ए पी होगा। तो मैंने कहा मैं एक कांस्टेंट में मान देता हूँ, मैं 3 को ऐड कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा? 3 को प्रत्येक टर्म में ऐड कर रहा हूँ, तो 2 + 3 हो जाता है 5। लिख देना एडिंग 3 टू ईच टर्म्स, ठीक है, टू ईच टर्म। अच्छा 8 में 3 को ऐड किया 11, 14 में 3 को ऐड किया 17, 20 में 3 को ऐड किया 23, 26 में 3 को ऐड किया 29, 32 में 3 को ऐड किया 35। उसने कहा कि यदि किसी कांस्टेंट को ऐड करेंगे ए पी के प्रत्येक टर्म में तो जो सीक्वेंस आपको मिलेगा ना वो भी ए पी होगा। मीन्स ये सीक्वेंस जो आपको मिला ना वो भी ए पी ही है। आप चेक कर लीजिए डी कितना है, डी कितना है 11 में से 5 को माइनस करो 6, यहाँ चेक करो 17 में से 11 को माइनस करो 6, 23 में से 17 को माइनस करो 6, 29 में से 23 को माइनस करो 6, 35 में से 29 को माइनस करो 6। मीन्स इज दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो एन ए पी। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दी, देखो लैंग्वेज में लिखी थी वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक एग्जाम्पल के हेल्प से मैंने समझा दी वो और अच्छी बात है, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी है। अच्छा अब ऐसे ही प्रॉपर्टी नंबर 2 कहा गया इफ़ अ कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन ए पी। मीन्स जैसे आपने पिछले प्रॉपर्टी में कहा था कि यदि प्रत्येक टर्म में एक कांस्टेंट को ऐड कर दिया जाए तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा ना वो भी ए पी ही होगा। ऐसे ही इफ़ अ कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड, यदि किसी कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए प्रत्येक टर्म से तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी ए पी ही होगा। अब यहाँ पर एग्जांपल लेके आप खुद ट्राई करके देख लेना कि ये जो प्रॉपर्टी है वो सच है या नहीं है, ठीक है। इट इज़ ट्रू। आप एक ए पी लीजिएगा अपनी तरफ से और उसमें से कोई एक कांस्टेंट ले लेना कि 3 को माइनस करके देखते हैं। चलो प्रत्येक टर्म में से 3 को माइनस करके देखते हैं, फिर जो आपका सीक्वेंस आएगा उसे आप चेक करना कि वो ए पी ही है या नहीं है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3, ये प्रॉपर्टी आप खुद चेक कर लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, ओके। प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको देखिए, जैसे प्रॉपर्टी 1 थी कि प्रत्येक टर्म में किसी कांस्टेंट को ऐड करिए तो सीक्वेंस मिलेगा तो वो भी ए पी होगा। प्रॉपर्टी 2 थी कि प्रत्येक टर्म में से किसी कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करिए तो जो सीक्वेंस होगा वो भी ए पी मिलेगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रही है कि प्रत्येक टर्म में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जो सीक्वेंस मिलेगा वो भी आपका ए पी ही होगा, वो भी आपका ए पी ही होगा। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपका 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश 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 डैश। ये ए पी है या नहीं है आप चेक करो। देखो 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 13 में से 11 गया 2। मीन्स ए पी को चेक करने का तरीका क्या है? सभी टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। डी इज ऑलवेज सेम इन ऑल द केसेस, ठीक है। डी सेम होना चाहिए सभी टर्म्स के बीच का। अच्छा मैंने कहा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे सभी टर्म्स में तो जो सीक्वेंस मिलेगा वो भी ए पी मिलेगा। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई विद 2, सबसे छोटा नंबर 2 ही है, उसी से करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाइंग विद 2, ओके, मल्टीप्लाइंग विद 2, 2 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करो आपका 10, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करो 14, 9 में 2 से मल्टीप्लाई करो 18, 11 में 2 से मल्टीप्लाई करो 22, 13 में 2 से मल्टीप्लाई करो 26 डैश 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 डैश। अब आपको ये चेक करना है ये ए पी है या नहीं है, चेक करिए। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 में से 6 गया 4, 14 में से आपका जो है 10 गया कितना 18 में से 14 गया 4, 22 में से 18 गया आपका 4, 26 में से 22 गया आपका 4। इस कॉमन डिफरेंस तो आपका सेम है, सब में डिफरेंस आपका सेम चल रहा है। डिफरेंस इज 4 मीन्स आपकी आपका ये जो सीक्वेंस आपको रिजल्टिंग सीक्वेंस मिला ना वो भी ए पी ही है, ओके। प्रॉपर्टी नंबर 4, ओके।
प्रॉपर्टी नंबर 4 आपकी कहती है कि सेम ऐसे ही जैसे मल्टीप्लाई किया था ऐसे ही डिवाइड करने के लिए बोल रही है। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि यदि प्रत्येक टर्म के एपी के प्रत्येक टर्म को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइडेड बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। तो आपको जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा वो भी क्या होगा, वो भी एपी ही होगा, वो भी एपी ही होगा। मीन्स अब नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब मीन्स ऐसा नंबर जो कि जीरो ना हो। नॉन जीरो मीन्स अ नंबर विच इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसे नंबर से आप डिवाइड करेंगे। क्यों है, क्योंकि आप जीरो से डिवाइड करोगे तो जीरो की तो टेबल ही नहीं होती है, तो आंसर कैसा आएगा, नॉट डिफाइंड। तो आप किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से जब आप एपी के प्रत्येक टर्म को डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस कैसा होगा, एपी ही। अच्छा, अब आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि देखिए जब हम ऐड कर रहे थे प्रत्येक टर्म में कुछ हमने ऐड किया, तो आपका जो पिछले सीक्वेंस में जो डी था, डी आपका 6 था, वही डी आपके रिजल्टिंग सीक्वेंस में आया था। और सेम ऐसा ही केस सेकंड मींस सब्ट्रैक्ट में चलेगा। मींस जो आपका ओरिजिनल एपी थी उसमें जो डी होगा वही डी आपकी रिजल्टिंग एपी में आएगा। अच्छा, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। जो आपका डी पहले ओरिजिनल एपी में था, ओरिजिनल एपी में मैंने कहा टू था डी, लेकिन रिजल्टिंग एपी में मेरा डी कितना हो गया, 4। लेकिन एपी तो थी क्योंकि सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम था, तो रिजल्टिंग एपी में मेरा ए हो गया ना, डी हो गया 4। अच्छा, 4 कैसे हुआ, मीन्स कुछ और भी तो हो सकता था। मीन्स जिस कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया उतने टाइम्स ही आपका डी हो जाएगा। मैंने कांस्टेंट लिया था मल्टीप्लाइंग विद 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो डी भी आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 का 2 टाइम्स 4। अगर मैं के से मल्टीप्लाई करता तो डी कितना हो जाता, मीन्स आपका नया डी डैश मान लीजिए, तो आपके पुराने का के टाइम्स ऑफ डी। ओके, और ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, जो नया डी आएगा, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो पुराने डी में के से डिवाइड कर दो, यहाँ के से मल्टीप्लाई किया था, आप चेक कर दीजिएगा। ओके, ये इतना मैंने आपको करके दे दिया। अब आप इनके एग्जांपल्स लेके खुद आप चेक करके देखिएगा, आपको खुद भी तो कुछ करना चाहिए ना, काफ़ी सिंपल होता है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, एक टर्म और होता है आपका एस एन। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी मीन्स आपका A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ऐसे करके कहाँ तक है, AN तक है। तो इन सभी का सम ओके क्या होता है, SN होता है, जिसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि SN इज इक्वल्स टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू में D। ओके, 2A प्लस N-1 इंटू में D। अच्छा, इसी से एक और फॉर्मूला क्या हो जाता है, SN इज इक्वल्स टू N/2 ब्रैकेट में A प्लस L। अब ये फॉर्मूला कैसे आ गया, बच्चे यहाँ भी परेशान होते हैं। देखो जरा इसी को जरा देखो, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि N/2 ब्रैकेट में 2A को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस A फिर प्लस N-1 इंटू D। अच्छा, A प्लस N-1 इंटू डी, ये इतना देखो A प्लस N-1 इंटू डी, इसको आपने क्या किया था, इसको आपने L माना था। मीन्स अगर फाइनाइट AP होगी तो वो nth टर्म ही आपका लास्ट टर्म होगा, L होगा। तो A प्लस N-1 इंटू डी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो इस इतने की जगह आप L लगा सकते हैं, मीन्स इज इक्वल्स टू N/2 ब्रैकेट में A प्लस L। तो ये फॉर्मूला भी इसी का एक फॉर्म है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब आपकी एपी फाइनाइट होगी, आपको पता होगी लास्ट टर्म क्या है। अच्छा, अब ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब शुरू के एन टर्म्स का सम, वो उसका फॉर्मूला है N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू डी या फिर N/2 A प्लस A। अच्छा, अब ये फॉर्मूला कैसे आया, अब आप समझिएगा। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, SN इज इक्वल्स टू A1 A2 A3 A4 AN का सम ले रहा हूँ ना, मीन्स समेसन ऑफ केथ टर्म, और जहाँ पर K
1 से लेकर के n तक है, k 1 से लेकर के n तक है। भाई मैंने a1 देखो k की वैल्यू डालो 1, a1 फिर a2 फिर a3 फिर a4 a5 कहाँ तक n तक, डैश 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 n तक। और क्या कर रहे हैं, ये समेशन लगाए ना, सम कर रहे हैं। मीन्स a1 a2 a3 a4 से लेकर के an तक क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं। देखो मेरा राइटिंग कंजेस्टेड हो रहा है, लेकिन आप अपने नोट्स काफ़ी सुंदर सुंदर बनाओ, अच्छे अच्छे राइटिंग में गैप दे देकर। ओके, मेरा कंजेस्टेड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। राइटिंग बेसिक कंजेस्टेड हो रहा है, लेकिन मैं साथ के साथ बोलते जा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक आपका फॉर्मूला ये हो गया और एक आपका फॉर्मूला ये हो गया, और उसी का एक फॉर्मेट ये है। खैर ये कहीं यूज में नहीं आएगा, लेकिन ये और ये आपके यूज में आएंगे। अच्छा, अब ये फॉर्मूला आपका बना कैसे, मीन्स सम ऑफ n टर्म्स आपका बना कैसे, वो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे बनता है। ठीक है, वो आपको मैं बताता हूँ कैसे बना। अच्छा, एक AP लीजिए, एक AP लीजिए, मान के चलिए कि मैंने एक AP ले ली, लेट 2 4, मैं 10 टर्म्स की AP लूँगा। मीन्स n क्या है यहाँ पर, 10 है, n क्या है यहाँ पर 10 है। अब देखो मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल फॉर्म बता रहा हूँ आपको, उस ये फॉर्मूला आया कहाँ से, मैं उस फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, डेरिवेशन तो कुछ अलग ही है। मैं आपको जनरल फॉर्म बता रहा हूँ कि जनरली वो फॉर्मूला हम कैसे पुट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, डेरिवेशन तो अलग है, यदि आप डेरिवेशन के लिए बोलेंगे तो मैं आपको डेरिवेशन भी करके दिखा दूंगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पर एक जनरली दिखा रहा हूँ कि वो फॉर्मूला हम पुट कैसे करते हैं। 2 4 अच्छा 6 ले लो, मैं 10 टर्म्स की ये भी लूँगा, 1 2 10 14 18 22 26 30 34 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स हो गए आपके। मीन्स A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10। मीन्स अब आप लिख सकते हैं A1 क्या है 2, A2 क्या है 6, A3 क्या है 10, A4 क्या है 14। मीन्स ऐसे ऐसे आप लिख लीजिए। अच्छा, अब मैंने कहा फर्स्ट टर्म लो और पीछे से फर्स्ट टर्म लो, मीन्स A1 प्लस L1, अरे पीछे से ले रहा हूँ तो L1, लास्ट टर्म L1 कितना आ रहा है 2 प्लस 38 आपका कितना आया 40 आया। अच्छा, अब स्टार्टिंग से सेकंड टर्म लो प्लस लास्ट से सेकंड टर्म लो, L2 कितना आया, A2 आपका 6 है और L2 आपका 34 है, कितना आया 40 आया सर। अच्छा, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म लास्ट से थर्ड टर्म, ये मैं आपको डेरिवेशन नहीं करा रहा, मैं आपको जनरली पुट करना दिखा रहा हूँ कि मीन्स वो फॉर्मूला जनरली कैसे पुट करते हैं, मीन्स बनाया कैसे है आपने। डेरिवेशन तो एक जनरल केस होता है। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म आपका 10 है प्लस लास्ट टर्म आपका 30 है, कितना आया 40 आया। अच्छा, ऐसे ही A4 स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म एंड लास्ट से फोर्थ टर्म आपने लिया 14 प्लस 26, कितना आया 40 आया। अच्छा, स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म प्लस लास्ट से फिफ्थ टर्म कितना आया 18 प्लस 22 इज इक्वल्स टू 40। मीन्स आपने ये देखा, द सम ऑफ द सेम टर्म्स फ्रॉम स्टार्टिंग एंड द लास्ट इज ऑलवेज सेम। द सम ऑफ द सेम टर्म्स फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फ्रॉम एंडिंग, मीन्स आपने सम लिया किस टर्म का, स्टार्टिंग से और एंड से सेम टर्म्स का। मीन्स स्टार्टिंग से सेकंड ले रहे हैं तो लास्ट से भी सेकंड टर्म, तो उनका सम कैसा है, सेम है सेम है सेम है सेम है। ओके, मान के चलिए ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन 5। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब मैंने कहा ऐसे कर दीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे कर सकता हूँ। तो इधर मुझे क्या मिलेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, और ये जो L5 है ना, L5 चेक करो 1 2 3 4 5, जो कि यहाँ से क्या होगा A1 A2 A3 A4 A5 A6। मीन्स आपने A1 A2 A3 A4 A5 A5 तक पहुँच गए थे, लेकिन L5 स्टार्टिंग से क्या है A6, L4 जो कि ये है स्टार्टिंग से क्या है A7, L3 जो कि स्टार्टिंग से क्या है A8,
L2 जो कि ये है स्टार्टिंग से क्या है A9 और L1 जो कि स्टार्टिंग से क्या है A10 मीन्स आपका क्या आ गया A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 आप इसको क्या लिखेंगे A10 तक आपको क्या आया 40 प्लस 40 प्लस 40 कितने टाइम्स इंटू 5 आ गया। अच्छा इस 40 एक जनरल केस ले लो इस ये 40 तो सबके ही इक्वल है A1 प्लस L1 A2 प्लस L2 A3 प्लस L3 A4 प्लस L4 40 A5 प्लस L5 तो मैंने एक जनरल केस ले लिया शुरू वाला A प्लस L मीन्स दिस मीन्स सम इस चीज़ को मैं पुट कर सकता हूँ सम ऑफ 10 टर्म्स 10 टर्म्स का ले रहा हूँ A1 A2 A से लेकर A10 तक तो 40 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस L अरे A1 मतलब पहला टर्म L1 मतलब लास्ट टर्म इनटू में 5 अच्छा 5 का क्यों किया वैसे एक्चुअली में ये टर्म्स कितने थे 10 टर्म्स थे ये एक्चुअली में कितने टर्म्स थे 10 टर्म्स थे लेकिन हमने 5 का मल्टीप्लाई किया है अब आप कहेंगे सर आधे का कर दो मैंने कहा वो लॉजिक भी सही है आधे का ही कर दो लेकिन ये एक्चुअली में 10 टर्म्स थे और ये एट अ सिंगल टाइम हमने 2 टर्म्स यूज में ले लिए मीन्स 2 टर्म का सम 40 है यहाँ सिंगल टर्म का टर्म 40 नहीं है सिंगल टर्म होता है यहाँ 40 तो 40 इंटू 10 करते यहाँ 2 टर्म को आपने यूज में ले लिया 2 टर्म को आपने यूज में ले लिया मीन्स कहने का मतलब A प्लस L आप इंटू अगर 10 करते देखो आपने एट अ टाइम 2 टर्म्स ले लिए अगर एट अ टाइम आप सिंगल टर्म लेते A1 इज इक्वल्स टू 40 A2 इज इक्वल्स टू 40 A3 इज इक्वल्स टू 40 A4 इज इक्वल टू 40 ऐसे ही A5 A6 A7 A8 A9 A10 तो सबको प्लस करते तो 40 इंटू 10 करते लेकिन एट अ टाइम आपने 2 टर्म्स ले लिए तो 10 का मल्टीप्लाई ना करने 10 का मल्टीप्लाई किया आपने साथ में आपने 2 टर्म्स एट अ टाइम लिए तो 2 का डिवाइड कर दिया मीन्स S10 इज इक्वल्स टू A प्लस L इंटू 10/2 अब ये 10 क्या है अब इसी फॉर्मेट को मैं फॉर जनरल फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ मीन्स फॉर n के केस में क्या हो गया Sn इज इक्वल्स टू A प्लस L और इधर 10 क्या है n/2 जिसे आप n/2 पहले लिख देते हैं और ब्रैकेट में A प्लस L अभी खोल के दिखाया था L होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स इसकी जगह A प्लस n माइनस 1 इंटू डी एक पहले ही है तो 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी अरे पीछे मैंने करा दिया ठीक है परेशान मत होइए तो आप देख लिए ना आपने कैसे आया आपने देखा ये कैसे आया अच्छा अब हम चलते हैं आगे आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एग्जाम्पल नंबर 4 और अच्छा एग्जाम्पल्स करने से पहले एक आपका टॉपिक हो रहा है अर्थमेटिक मीन का देखिए मैं नोट्स भी बना रहा हूँ आपका सब कुछ लिखाया जा रहा है आपको समझाने के साथ साथ सब कुछ लिखाया जा रहा है बेशक मैं लिखने में शायद 1-2 लाइन कम कर देता हूँ लेकिन ओरली मैं बोल देता हूँ ओरली वो लाइन बोल देता हूँ लिखने में शायद मैं कम कर देता हूँ क्योंकि लिखने में टाइम लगता है तो आप ओरली वो लाइन जो इम्पोर्टेंट है जो मुझे वो लिखनी चाहिए थी उस समय वो आप लिख सकते हैं आप अपने नोट्स भी बनाइए इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ आपको कंप्लीट मैथ्स मिलेगी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स भी बनाइए अच्छा अर्थमेटिक मीन क्या होता है मैंने कहा आपका एक नंबर है A और एक नंबर है B मुझे इन 2 नंबर के बीच में एक नंबर इस तरीके से पुट करना है मैंने कहा बड़ा A पुट कर रहा हूँ मैं इस तरीके से पुट करना है कि ये तीनों नंबर जो ये है ना वो AP बनाए मीन्स A और A का डिफरेंस और A और B का डिफरेंस सेम हो ठीक है आप समझ रहे हैं मैंने कहा मेरे पास 2 नंबर्स थे A और B I have to put a number such that these 3 numbers forms AP अब ये लैंग्वेज आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि लेट वी हैव 2 नंबर्स A एंड B एंड वी हैव टू पुट अ नंबर A सच डेट कि A, B फॉर्म्स एन AP अब इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे अब आपको क्या करना है कि देखिए D निकालिए इन 2 नंबर से D निकालिए मीन्स बाद वाले में से पहला वाला मीन्स A माइनस A ओके अब इन 2 नंबर्स का D निकालिए तो बाद वाले में से पहला वाला बाद वाला B माइनस A सर ये भी D है
तो ये आपस में दोनों इक्वल होनी चाहिए ना। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी a माइनस ए इक्वल होगा b माइनस ए के। मैंने कहा जो बड़ा ए कैपिटल ए है ना, जिसे आप अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, इसी को आप अर्थमेटिक मीन बोलते हैं am। ओके, इसी को आप am अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। अब इस a को इधर लेकर आओ, ये a यहाँ माइनस में है ना, माइनस का a इधर आएगा तो प्लस का a हो जाएगा। एक a ऑलरेडी है तो a प्लस a कितना हो गया 2a इज इक्वल्स टू b यहाँ ऑलरेडी था, ये a को इधर लेकर जाओ तो यहाँ a माइनस का है ना, इधर जाएगा तो प्लस का, मीन्स a और b प्लस का है तो b। मीन्स आप क्या समझे, आपको क्या मिला कि अगर 3 नंबर कभी भी AP में है, आपको क्या मिला कि इफ़ 3 नंबर्स आर इन AP, इफ़ 3 नंबर्स आर इन AP, then we say that the second number is the arithmetic mean of first and थर्ड। ओके, अगर 3 नंबर AP में है तो आप कहेंगे कि जो सेकंड नंबर है ना वो अर्थमेटिक मीन है फर्स्ट एंड थर्ड। एंड AM इज इक्वल्स टू, अब देखो यही तो है ना AM फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, ये तो 2 टाइम्स ऑफ AM है ना, तो 2 को भी इधर ले आओ, मीन्स अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में 2, तो AM इज इक्वल्स टू A प्लस B बाई 2 एंड AM इज इक्वल्स टू A प्लस B बाई 2। अच्छा, एक लाइन ऑफ आप इस लाइन को आप कैसे लिख सकते हैं, ट्वाइस द सेकंड फॉर एन AP ऑफ 3 नंबर्स, फॉर एन AP ऑफ 3 नंबर्स। आप क्या लैंग्वेज लिख सकते हो कि ट्वाइस द सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फॉर एन AP ऑफ 3 नंबर्स twice the second number is always equals to sum of first and third number। ओके, या तो आप ये याद कर लीजिए कि 2a इज इक्वल्स टू a प्लस बी, या फिर आप ये याद कर दीजिए 2 टाइम्स ऑफ AM। देखो कंफ्यूज हो जाओगे, ये कंफ्यूज हो जाओगे, तो AM मान के चलो 2 टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू a प्लस बी, या फिर अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2। और आप यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि सर ये a प्लस बी बाई 2 है ना, मतलब a और b का क्या है, एवरेज है। तो एक लैंग्वेज और आप क्या लिख सकते हैं, अर्थमेटिक मीन इज द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। Arithmetic mean is the average of 2 numbers. Arithmetic mean is the average of 2 numbers. ओके, मीन्स आपने इस फॉर्मूले को भी स्टेटमेंट में बदल दिया कि फॉर एन AP ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स की AP के लिए ट्वाइस द सेकंड, मतलब बीच वाले का दोगुना, इज ऑलवेज इक्वल्स, वो हमेशा इक्वल होगा सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, पहले और तीसरे के, पहला और तीसरे के सम के। और इस वाले को भी आपने स्टेटमेंट में बदल दिया कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। AM इज एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। ओके, मीन्स अगर ABC आपके AP में दिए गए हैं तो अब आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, सर 2 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल्स टू A प्लस सी, और 2 को भी इधर ले आओ तो आपको क्या मिलता है, एक और स्टेटमेंट आप क्या लिख सकते हैं कि B इज इक्वल्स टू A प्लस सी बाई 2। तो इतनी चीज़ आप सीख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आसान था। अच्छा, अब आगे मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक और है, इस अर्थमेटिक मीन का ही पार्ट है कि अभी तो आपने अर्थमेटिक मीन क्या था कि आपने A और B के बीच में एक नंबर को पुट किया, एक ही नंबर तो है ये, एक नंबर को पुट किया। अब यहाँ पर आपको 6-7 नंबर पुट करने हैं, 7 या 8 या n नंबर्स पुट करने हैं, मान के चलिए आपको 2 नंबर पुट करने हैं, 3 करने हैं, ऐसे ही 5, 6 n नंबर्स पुट करने हैं। तो n नंबर्स को पुट करने के केस में आप क्या करेंगे, वो भी इसी का एक जनरल केस है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगा, मीन्स उसको अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं, वो भी इसी से रिलेटेड है। आपको ये समझ में आ गया, समझो वो भी समझ में आ गया, वो भी इसी का एक जनरल केस है। तो प्लीज़
नोट्स बनाते रहें, आपको पूरे फुली नोट्स मिलेंगे एकदम अच्छे। तो और सॉल्यूशन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बने रहें इस चैनल पर। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये एन नंबर्स को पुट करना सिखाया जाएगा और एग्जाम्पल्स देख लिए जाएंगे या फिर एक्सरसाइज। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।